डियर स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग में हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनका प्रयोग करते हुए किस प्रकार स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है हमने। आज मैं इसके अंदर क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, उसका सॉल्यूशन भी व्हाट्सएप किया है और यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप से खोल लीजिएगा, अपने सामने रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, यानी ये एक तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, इन तीनों का योग प्राइम कॉस्ट होता है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। इसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी। इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राप्त होगी। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेल्स प्राप्त होगी। सेलिंग प्राइस की ज़रूरत है तो इसमें से नंबर ऑफ़ यूनिट से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, पर यूनिट कॉस्ट प्राप्त हो जाती है हमको। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इन पैकिंग, सेलिंग, फैक्ट्री, ऑफिस, इन सब जगह मटेरियल दिया हुआ है। तो जो चीज़ जहाँ से संबंधित है उसको वहीं सम्मिलित करेंगे। यदि मटेरियल सेल्स ऑफिस संबंधित है तो सेल्स में, ऑफिस से संबंधित है तो ऑफिस में, फैक्ट्री संबंधित तो फैक्ट्री में, और प्रोडक्शन संबंधित है तो डायरेक्ट मटेरियल में सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखिएगा। इसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल में कई चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे डायरेक्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग 55,000 रुपये लिखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल फॉर पैकिंग 10,000 रुपये लिखिएगा। पैकिंग के बारे में वो ध्यान रखिएगा, पैकिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में सम्मिलित करते हैं। यदि माल बनने के बाद में जो बना हुआ माल है उसकी पैकिंग के लिए कोई चीज़ खर्च हो रही है तो वो वहाँ सम्मिलित होगी। और एक जगह और दी फ्रेट ऑन मटेरियल, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है एक तरह से आपका, तो मटेरियल कॉस्ट में जोड़ देंगे हम। तो हमारे पास तीनों का टोटल ये 70,000 रुपये होगा। इसको कहलाएंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर को देखते हैं, यहाँ पर लेबर फॉर प्रोडक्शन दिया हुआ 10,000 रुपये, वो लिख दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में केवल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिए हुए 5,000 रुपये, वो लिख दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्टर दिया हुआ है। अब इन तीनों का टोटल करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का, ये टोटल आता है 85,000। ये 85,000 आपके लिए प्राइम कॉस्ट होगा। इसके अंतर्गत फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत एक पार्ट दिया हुआ है मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, ये लिखिएगा। फिर लेबर रिक्वायर्ड फॉर फैक्ट्री सुपरविजन दिया हुआ है 2,000 रुपये, ये लिखिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो तो हम प्राइम कॉस्ट में चले गए तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री 1750 लिखेगा। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है यहाँ पर, तो इन चारों मदों का योग कीजिएगा। ये योग आता है 55,000 रुपये। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये 5,500 आया है। 5,500 फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। प्राइम कॉस्ट में ये राशि जोड़ेंगे 5,500 तो 90,500 आएगा। ये 90,500 ये फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी हमारी। इस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़िएगा, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस से संबंधित जितने खर्चे हैं वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो आपको दिया हुआ मटेरियल फॉर ऑफिस दिया हुआ है 1,250, तो 1,250 लिखिएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं 1,250, तो 1,250 ऑफिस एक्सपेंसेस के लिखिएगा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ ऑफिस का 750, तो 750 लिखिएगा। इस क्वेश्चन में और कोई ऑफिस से संबंधित खर्चा नहीं है। तो इन तीन खर्चों का टोटल, ये टोटल आता है 3,250 रुपये।
जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी 90,500 रुपये, इसमें 3,250 रुपये और जोड़ दीजिएगा, तो 93,750, 93,750 ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर और जोड़ेंगे हम। तो एक क्वेश्चन में देखिएगा कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एक मैट्रिक फॉर सेलिंग प्रोडक्शन दिया हुआ है 1,500 रुपये, ये लिखे जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंडिचर सीधे दिए हुए 3,500 रुपये, ये 3,500 रुपये लिखे जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के 1,250 दिए हुए हैं, तो 1,250 लिखे जाएंगे। इसके अलावा और कोई सेलिंग डिपार्टमेंट संबंधित खर्चा नहीं है हमारे पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जो 3 एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित हैं, इन तीनों का टोटल कीजिएगा, तो ये टोटल बनता है हमारा 6,250 रुपये। ये 6,250 रुपये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 93,750 यानी 93,750 के अंदर का जोड़ दीजिएगा, तो ये टोटल बनेगा आपका 1 लाख। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंतर्गत सेल्स या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट हम विक्रय मूल्य पर 25% चार्ज करते हैं, यानी 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है, हमको तो कॉस्ट पता है, तो आप 1 लाख रुपए पर 25% मत लीजिएगा। यदि यहाँ पर लिखा होता लागत पर 25% चार्ज करते हैं, तब तो हमें 1 लाख का 25% प्रॉफिट चार्ज कर लेते हैं। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंतर्गत प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 25% अर्जित करना में, तो हमें प्रॉफिट की वह राशि जोड़नी है जिसको जोड़ने पर विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाए और उसका 25% लें। इसका मतलब हमको एक फॉर्मूला काम लेने का, प्रॉफिट जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट के वजह 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस 75 हो जाएंगे हमारे। तो ये इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे कि कॉस्ट पर यदि 25% सॉरी विक्रय मूल्य पर यदि 25% है तो कॉस्ट पर कितना होगा वो, तो स्वाभाविक रूप से कॉस्ट पर प्रॉफिट ज़्यादा ही आएगा, 25% नहीं आएगा। तो फॉर्मूले से यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज आता है हमारा 33%, 1/3। अब आप 1 लाख का 1/3 निकाल लीजिएगा, 33.33% निकालिएगा, तो ये अमाउंट आएगा 33,333 रुपये। अधिकांश बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो 1 लाख का 25% निकाल देते हैं, जबकि निकालना हमें विक्रय मूल्य का है। तो 33,333 पर प्रॉफिट आएगा, 1 लाख में इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये अमाउंट आएगी 1,33,333 रुपये। ये हमारी सेल्स या सेलिंग प्राइस होगी। यदि हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हुए रहते, मान लीजिए कॉस्ट केवल 1 यूनिट की है, तब तो कोई दिक्कत नहीं हमको, यही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। यदि यह लागत 10,000 इकाइयों के लिए है, तो प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पर यूनिट कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। कोई भी स्टेटमेंट कॉस्ट का हमको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो हमें मूल रूप से यहाँ पर उन मदों को विभाजित करना पड़ता है। कौन कौन सी डायरेक्ट मदें हैं, डायरेक्ट मदें प्राइम कॉस्ट में आएंगी, कौन सी इनडायरेक्ट मदें हैं, उनमें से ऑफिस से संबंधित कौन सी है, उनमें फैक्ट्री से संबंधित कौन सी है, उनमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कौन सी है, इनका विभाजन कीजिएगा, संबंधित स्थान पर लिखिएगा, और लिखने के बाद जो उनका टोटल सही कीजिएगा, कि टोटल गलत होगा तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो परीक्षा में एक बार
हमेशा टोटल दोबारा चेक कर लेना चाहिए, कोई आइटम छूटी तो नहीं है हमारी क्वेश्चन के अंदर, तो वह देख लेना चाहिए। इतना करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। मैंने क्वेश्चन को पूरा सोल्व व्हाट्सएप पर भेजा है, वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा। और फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।